अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हमारी वीडियो का जो दूसरा पार्ट है उसमें अब हम डिस्कस करने लगे हैं लिक्विड्स वाला चैप्टर। उसके पास पेपर्स में से जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आम तौर पे दो दो आए हुए हैं। वैसे आपको पता है आपके सिलेबस में जो शामिल हैं वो टोटल 4 टॉपिक्स ही हैं और वही आपके प्रैक्टिकल्स में भी शामिल हैं। ठीक है, मतलब वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ थ्योरेटिकली पढ़ ली और प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करके देख लें। चलें जी, सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में जी सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्क्राइब इट्स मेजरमेंट बाय एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। डिफाइन करना है। इसके दो मेथड हैं बुक में दिए हुए। ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है। एब्स रिफ्रैक्टोमीटर जो है उससे मेजरमेंट जो है करते हैं कैसे, डायग्राम भी बनानी है, तफसील सारी लिखनी है। 1 2 3 3 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है व्हाट इज़ पैराकोर, गिव इट्स एप्लीकेशन। ये भी 3 दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज डिफाइन विस्कोसिटी, हाउ इट कैन बी मेजर्ड बाय ऑस्वाल्स विस्कोमीटर। अगेन 3 दफ़ा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जी डिफाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, हाउ इज़ इट मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, 2 दफ़ा हुआ हुआ, एक दफ़ा एक्सपेरिमेंटली ऐसे ही लिखा हुआ है, एक दफ़ा मेथड नाम भी दिया हुआ है कि इस मेथड से करनी है। उसके बाद है जी ड्राइव द एसआई यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड रिफ्रैक्टिविटी। ठीक है, अपने एसआई यूनिट्स जो है उनके फार्मूलाज जो हैं उनसे उनके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ इट कैन बी मेजर्ड बाय पॉलफ्रेक्स रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, अगेन वो ये है, बस एक दफ़ा ये जो है एब्स रिफ्रैक्टोमीटर वाला 3 दफ़ा सवाल आया हुआ और इसके साथ सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ। उसके बाद है डिफाइन सरफेस टेंशन, आल्सो एक्सप्लेन रियोकोर वैल्यू। ठीक है, सरफेस टेंशन को भी एक्सप्लेन करना है और उसके बाद रियोकोर जो है उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन डायपोल मूवमेंट, गिव इट्स एप्लीकेशन। 2 दफ़ा ये सवाल आया हुआ है और डिफाइन डायपोल मूवमेंट ही, डिस्कस वेपर टेम्परेचर मेथड टू मेजर इट। मेजरमेंट का जो मेथड है 2 दफ़ा वो आया हुआ है, 2 दफ़ा एप्लीकेशंस आए हुए हैं। इनफैक्ट ये वाला टॉपिक जो है वो आपने यहाँ तो लिक्विड्स वाले चैप्टर में शामिल है। वैसे फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उसके अंदर ही। ठीक है, आप एप्लीकेशंस आपकी बुक में इसमें भी वैसे दी हुई सेम वही हैं, ज़रा एग्जाम्पल ज़्यादा दी हुई हैं। जो बच्चा नहीं करना चाहते इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स वो बेशक फ़र्स्ट ईयर वाली ही याद कर लें। ठीक है, लेकिन ये इसमें से ही याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिव इट्स फार्मूला। डिफाइन करना है और फार्मूला जस्ट देना है। 2 दफ़ा ये सवाल रिपीट हुआ है। डिफाइन सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट्स। अगेन जस्ट सिंपल डेफिनेशन। वाई अ फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड हैज स्फेरिकल शेप, गिव SI यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। अगेन वहाँ पे आपने ड्राइव करके बताने हैं, यहाँ सिर्फ यूनिट्स लिख देने हैं। ठीक है, define coefficient of viscosity, give its units. What is capillary action? अच्छा, कैपरी एक्शन भी सरफेस टेंशन में दिया हुआ है। कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपके जो विस्कोसिटी वाला टॉपिक है उसके लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने जो सिलेबस है उसके मुताबिक। जब आप लिक्विड्स वाला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें जो है सबसे पहले तो वो दी हुई है डिफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद जो हमने टॉपिक शुरू करना है सबसे पहला वो सरफेस टेंशन ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कैपिलरी एक्शन जो है इसका आंसर भी लिखा हुआ है। उसके बाद मेजरमेंट है। मेजरमेंट के जैसे आपको पता है कि हमने जो है वो 3 मेथड्स जो हैं इसके अंदर पढ़े थे और यहाँ पे ये जो जैसे सवाल आया हुआ है डिफाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, हाउ इज़ इट मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो आपको पता है हम ज़्यादातर जो है एक्सपेरिमेंटली जो है इस्तेमाल करते हैं वो ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड होता है। तो आप इसमें वही ड्रॉप फॉर्मेशन या ड्रॉप नंबर मेथड जो है वही लिखेंगे। ठीक है, अगर मेंशन किया हुआ तो जो मेंशन किया हुआ वही लिखेंगे, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो वही लिखेंगे। इसमें आपको आसानी हो जाती है, आप स्टेल्थमोमीटर के साथ जो हमने प्रैक्टिकल वाला परफॉर्म किया था वही लिख सकते हैं।
अच्छा, इसके साथ जो चीज़ रिलेट करती है सरफेस टेंशन के साथ, आपको पता है वो है पैराकोर। और पैराकोर के बारे में भी 2-3 दफ़ा, ठीक है, ये देखिए 3 दफ़ा सवाल आया हुआ है। व्हाट इज़ पैराकोर? पैराकोर की डेफिनेशन आपने देनी है और उसके बाद उसका फार्मूला देना है और उसके बाद जो है वो उसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, जो जो काम हमें करने में हेल्प आउट करती है। जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं वैलेंसी बॉन्ड्स को कि कितने होंगे उसके बॉन्ड्स। जैसे आप देखते हैं NO2 के लिए इनऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट क्राइटेरिया होता है इसको लिखने का, तो वो हो सकते हैं कि कैसे कैसे होंगे। उसके अलावा एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी, ठीक है, यानी जैसे लगी हुई है तो हमारे लिए ये सारी की सारी टॉलिन्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये किस पोजीशन पे लगी हुई है, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इसमें लास्ट में जो हैं वो डायमेंशंस दी हुई हैं, यानी यूनिट्स फाइंड आउट करके भी बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में भी सवाल आया हुआ और तकरीब 3 दफ़ा ही जो है वो सवाल ऑस्टवाल्स विस्कोमीटर का ही आया हुआ। ये भी आपको पता है कि हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था, ठीक है। वही मेथड लिखना है आपने, इसके भी यूनिट्स फाइंड आउट करके दिए हुए हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट टॉपिक है वो इसके हवाले से, विस्कोसिटी के हवाले से रियोकोर वैल्यू वाला है। इसके बाद हमारे जो सिलेबस में शामिल है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने बताया आपको कि 2 मेथड्स हैं आपकी बुक में दिए हुए। एक एब्स रिफ्रैक्टोमीटर है, ये वाला आपके प्रैक्टिकल में भी शामिल है। और सेकंड वन जो है वो है पल्फ्रिक मेथड। एब्स वाला ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, वो ज़रा कम आया हुआ है। और लास्ट जो टॉपिक है वो है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट जो है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस मैंने जैसे पहले बताया कि अगर फर्स्ट ईयर की बुक में से याद करनी हो तो बेशक उसमें से याद कर लीजिएगा। और अगर आपकी इस बुक में भी वही दी हुई है, लेकिन इस बुक में अच्छी बात ये है कि इसमें एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो दी हुई हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जिसमें से भी मर्ज़ी याद कर लें। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, आपको याद होगा कि इसमें एक तो ये था कि हम बॉन्ड कितना आयोनाइज्ड है, ये परसेंटेज आयोनाइजेशन जो थी करेक्टर की वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें हम करते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज़ इक्वल टू न्यू। ये जो है ये डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जर्व जो हमारी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आई हुई हैं, और म्यू आयनिक जो हमारे पास लिटरेचर से आएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद हम ज्योमेट्रिकल शेप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जस्टिफाई करता है कि वाटर का यही जो है वो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऐसे ही BF3 का आपने इनऑर्गेनिक में ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, तो ये इनको जो है वो वेरीफाई करता है कि यही स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये डायपोल मोमेंट शो करता है या नहीं करता। आपने एक एग्जांपल जो हमेशा पढ़ते हैं इन दोनों को करने के लिए कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है क्योंकि वन साइडेड होता है। यहाँ पे यहाँ पे जो है वो वैल्यू होती है क्योंकि एक ही तरफ है, और यहाँ पे दोनों तरफ एक ही क्वांटिटी होती है, लेकिन जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ वही वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ है तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो ज़ीरो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रखते हैं। इसके अलावा हम सिस ट्रांस जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों केसेस। जैसे मैंने अभी बताया, ये इसी की समझ लें आगे फर्दर है कि इनको जो ये वेरीफाई करते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो ऐसे ही सिस और ट्रांस जो हैं उनके भी जो हैं वो डिफरेंट होंगे डायपोल मूवमेंट्स। जो हमारी सिस फॉर्म्स होती हैं वो जो है वो डायपोल मूवमेंट शो करेंगी। जैसे अगर ये Cl
एच और एच, ठीक है, दोनों एक ही तरफ लगे हुए, तो ये सीस है। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जो है वो वैल्यू होगी। और अगर ये ट्रांस हैं, जैसे सी एल इधर और सी एल इधर, एच इधर और एच, तो ये एक दूसरे के क्रॉस हैं, तो इधर वाला इधर वाले को नलीफाई कर देगा, इधर वाला इधर वाले को नलीफाई कर देगा, तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिस ट्रांस में भी ऑर्थो और जो पैरा हैं उनके अंदर भी आपको जो है वो डिफ़ाइन करने में हेल्प आउट जो है वो कर देता है, ठीक है जी। ये तो थी आज का हमारा टॉपिक जो हमने ख़त्म कर लिया है सॉलिड्स और लिक्विड्स का। तो अब इंशाल्लाह थर्सडे को इसका टेस्ट होगा। टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं है, अगर किसी बच्चे को इशू है तो वो दोबारा भी कर सकता है, लेकिन वो फिर ग्रुप में ना करे ताकि बाकी लोग बॉदर ना करें। वो फिर मेरे नंबर पे जो है वो मुझे सेंड कर दें, मैं चेक करके उसमें मिस्टेक्स जो होंगी वो बता दूंगी आपको। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम हम इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।